स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज मैं आपको पेपर थर्ड जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी उसका यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक जो है जिसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहा गया है, भूवैज्ञानिक समय सारणी पढ़ाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा सिलेबस डिस्कस किया था और बुक्स के नाम बताए थे। इस वीडियो में मैं उन बुक्स के फ़ोटोग्राफ्स आपको दूंगी। वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं हिंदी में इसको आपको समझाऊंगी क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के ही होते हैं। भूवैज्ञानिक समय सारणी क्या है? हिस्ट्री अगर हम उसकी बात करें, अगर हम पृथ्वी पर जीवन की बात करें तो पृथ्वी की आयु जो है वो 350 करोड़ वर्ष पुरानी मानी गई है और जिन चट्टानों में जीवन के चिन्ह मिलते हैं वे लगभग 200 मिलियन करोड़ वर्ष पुराने हैं। इससे पहले पृथ्वी पर इस तरह की परिस्थितियां नहीं थीं कि वो जीवन के लिए अनुकूल हो। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो 350 करोड़ वर्ष पुरानी है, लेकिन जीवन कितना है? 200 करोड़ वर्ष पुराना है। तो यानी 200 से 350 के बीच का जो काल है वो जिसमें जीवन नहीं था उसे एजोइक काल कहा गया है। एजोइक, ZOIC। ठीक है, इसको एजोइक काल हिंदी में उसको कहते हैं प्राक जैविक काल कहते हैं। तो भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के इतिहास में 200 करोड़ वर्षों को 5 महाकल्पों में आगे बांट दिया। यानी 200 वर्ष पुराना जो इतिहास है उसको 5 ईरा, हिंदी में उसको कहते हैं 5 महाकल्प, 5 महाकल्पों में उसको बांटा है। प्रत्येक महाकल्प जो होता है वो काल या पीरियड में बटा होता है और प्रत्येक पीरियड जो है वो आगे ईपो में डिवाइडेड होता है। स्ट्रेटा के अनुसार, यानी जो सेडिमेंटेशन होता है रॉक्स का, ये मैं आपको फॉसिल्स के दौरान पूरा समझाऊंगी, व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन वगैरह। यहाँ पर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जो स्ट्रेटा होता है उसके अनुसार जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है अर्थ की, उसको आगे चल के फिर सिस्टम, सीरीज, स्टेज और जोन उसमें भी बांटा गया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो है आपके पढ़ने के लिए वो यही है, ईरा है, उसका पीरियड है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो महाकल्प और काल पे ही पूछे जाते हैं, तो ये आप अच्छे से याद करेंगे इसको। तो 5 ईरा या 5 महाकल्पों की अगर हम बात करते हैं तो ये 5 महाकल्प जैसा कि आप देख रहे हैं, आर्कियोजोइक ईरा है, प्रोटेरोजोइक ईरा है, पेलियोजोइक ईरा है, मीजोजोइक ईरा है और सीनोजोइक ईरा है। तो यानी ये सबसे पुराना और ये सबसे नया है। तो सीनोजोइक ईरा को अभी तक हम उसको मानते हैं कि अभी तक जो काल चल रहे हैं वो सीनोजोइक ईरा चल रहे हैं। तो क्या हुआ, महाकल्पों को कालों में और कालों को युगों यानी इपोज में विभाजित किया गया है और आर्कियोजोइक महाकल्प और प्रोटेरोजोइक महाकल्प जो है उसको एक्चुअली उनकी जो उत्पत्ति जो जीवों की है वो लगभग समान है। तो इन दोनों को मिलाकर उसको प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं प्रो कैम्ब्रियन, प्री को बस प्रो कह देते हैं, प्रो कैम्ब्रियन इसको कहा गया है। तो किसको मिला के? आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक, आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक मिलके प्री कैम्ब्रियन या प्रो कैम्ब्रियन कहलाते हैं। इसको आगे भी मैं डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं आर्कियोजोइक ईरा। आर्कियोजोइक ईरा के बारे में ये वो काल होता है जो कि प्रारंभिक जीवन का महाकल्प कहलाता है। यानी जो जीवन की उत्पत्ति है वो इसी महाकल्प की मानी जाती है, परंतु इस महाकल्प में संबंधित चट्टानों में जीवाश्म प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। तो जीवन की उत्पत्ति इसकी मानी गई है लेकिन इसमें किसी प्रकार का जीवाश्म नहीं मिले हैं। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको डिस्कस करूँ क्योंकि अलग से हम इसका एक टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे जीवाश्म, लेकिन मैं यहाँ एक डेफिनेशन के रूप में आपको बताऊँ कि जीवाश्म क्या है। सजीव, सजीव यानी जंतु और पादप। सजीवों के वो अवशेष हैं जो कि अवसादी चट्टानों में परिरक्षित हो गए, परिरक्षित, प्रिजर्व हो गए।
ठीक है। तो क्या होता है कि सिंपल टर्म में, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो एक बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, पेड़ पौधे, अगर हम बॉटनिस्ट हैं, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम पेड़ों से ही लेते हैं, पेड़ पौधे दब गए। अब उसके ऊपर फिर उनका सेडिमेंटेशन होता चला गया, उसके ऊपर चट्टानें बनती गई बनती गई बनती गई और वो अंदर उसके प्रिजर्व हो गए। कई कंडीशंस होती हैं जो उसको परिरक्षित या प्रिजर्व करने के लिए रहती हैं। फिर बाद में अब कभी खुदाई हुई उसकी पहले बॉटनिस्ट के द्वारा तो उसका इम्प्रेशन मिल गया, उसके कुछ निशान मिल गए, है ना। तो ये सारा जीवाश्म जो है वो मैं आपको बाद आगे टॉपिक में पढ़ाऊंगी। तो ये वो काल था आर्कियोलॉजिक ईरा जिसमें जीवन की उत्पत्ति तो है। जीवन की उत्पत्ति किस रूप में है? जीवाणु हैं, शैवाल हैं, कवक हैं आदि के रूप में हो गई, लेकिन इनके जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए। तो नोल ने 1989 में जीवाणु, उन्होंने बताया, उनके अनुसार जीवाणु जो हैं वो 35,000 मिलियन वर्ष पूर्व पाए जाते थे। 35,000 मिलियन वर्ष पूर्व पाए जाते थे और इस काल में जीवाश्मी भवन के लिए वातावरणीय दशाएं अनुकूल नहीं थी, इसलिए जीवाश्म का निर्माण नहीं हुआ या इस काल में पौधों के उत्तर जीवाश्म भवन के लिए उपयुक्त नहीं थे। तो इस तरह से जो इनके उत्तक, ये उत्तर नहीं है, ये उत्तक हैं, इनके जो उत्तक हैं, उत्तक यानी टिश्यू जो थे वो उपयुक्त नहीं थे कि जीवाश्म बन सकें। ठीक है। उत्तक अगर हार्ड हैं, दृढ़ उत्तक वगैरह हैं, स्थूल कौन उत्तक हैं पौधे के अंदर, तो उनके जीवाश्म बनते हैं। अगर मृदुत्तक ही हैं तो उनके जीवाश्म नहीं बनते। ये कंडीशंस होती हैं जीवाश्म बनने के लिए। आर्केज़ोइक ईरा के बाद है प्रोटेरोज़ोइक ईरा। प्रोटेरोज़ोइक ईरा में भी जो इस काल में भी जीवों के अस्तित्व का संकेत जो है वो लाइम स्टोन यानी जो चूने की चट्टानें होती हैं या पत्थर होते हैं उसके रूप में परिलक्षित होता है। जो पौधों के पादपों के जो प्रथम जीवाश्म हैं वो जीवाणु तथा संभवतः नीलहरी शैवाल के थे, जैसा कि पिछले उसमें भी था, जीवाणु थे और शैवाल थी। और इस काल में संभवतः ऑक्सीजन की कमी थी, ऐसा माना जाता है कि इस काल में ऑक्सीजन की कमी थी। तो जो ओजोन की अनुपस्थिति भी थी, तो इस कारण पराबैंगनी जो विकिरण से बचना संभव नहीं था, है ना। ओजोन की लेयर जो होती है वो सूर्य के पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट रेड से हमको बचाती है ना। तो ओजोन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, तो डायरेक्ट सनलाइट जो पृथ्वी पर आती थी, इस कारण से उन पौधों की उत्पत्ति जल से हुई मानी जाती है, पृथ्वी से नहीं मानी जाती है, जल से हुई मानी जाती है। ये टेलर और बर्गम के अनुसार, इनके अनुसार जो जीवाश्म यहाँ पर मुख्य रूप से थे वो गनफिल्शिया था, पेलियोलिंबिया था, माइक्रोकोलियस, ग्लियोकैप्साई, ब्लू ग्रीन अलगी है, उन्होंने इसके नाम बताए। तो ये इनकी उत्पत्ति थी। और ये जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो पिछले स्लाइड में क्या था, आर्कियोज़ोइक ईरा, इस स्लाइड में प्रोटेरोज़ोइक ईरा, तो ये दोनों मिलके कहलाते हैं प्रोकैम्ब्रियन ईरा। तो ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। प्रोकैम्ब्रियन ईरा कौन सा है? आर्कियोज़ोइक ईरा और प्रोटेरोज़ोइक ईरा दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? प्रोकैम्ब्रियन ईरा। प्राकैम्ब्रियम महाकल्प इसको कहा जाता है। इसके बाद जो काल आता है वो है पैलियोज़ोइक ईरा। पैलियोज़ोइक ईरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ईरा होता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस महाकल्प के प्रारंभिक भाग में पृथ्वी का अधिकांश भाग जो है वो समुद्र या महान सागरों से ढका हुआ था और इस महाकल्प में जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के पौधे उपस्थित थे वर्ड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम पास्ट की बात करें। जब हम फॉसिल पढ़ते हैं या इन महाकल्प के बारे में पढ़ते हैं तो हम इनको पास्ट टेंस में पढ़ते हैं। इस महाकल्प को वापस 6 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया। 6 काल है ना, 6 काल जो हैं उनमें इसको डिवाइड किया गया। और ये 6 काल कौन से थे? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन।
तो ये आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। हमने सब पहला ईरा पढ़ा आर्कियोजोइक, दूसरा ईरा पढ़ा प्रोटेरोजोइक और तीसरा ईरा है पैलियोजोइक। उन दोनों ईरा में कोई काल नहीं थे, लेकिन पैलियोजोइक ईरा में काल हैं। कितने काल हैं? 6 काल हैं। उन 6 काल के नाम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट काल जो है वो कैम्ब्रियन है, और लेटेस्ट जो पैलियोजोइक का जो लेटेस्ट काल है वो है पर्मियन। तो हम इसको अलग अलग लेते हैं। तो सबसे पहले वाला काल जो हम ले रहे हैं वो है कैम्ब्रियन, ठीक है। कैम्ब्रियन काल में वातावरण जो था वो वार्म था, गर्म था। समुद्र में पाए जाने वाले नील हरी शैवाल, लाल शैवाल, समुद्री जो इनवर्टिब्रेट्स अकशेरुकी आदि के लिए वो अनुकूल था। तो इसलिए यहाँ के जो इम्पोर्टेंट प्लांट जो यहाँ पे जो पाए जाते थे इस काल में, वो मेराइन एल्गी थी, वो ब्लू ग्रीन एल्गी थी, और वो जीवाणु थे। ब्लू ग्रीन एल्गी एक्वेटिक भी थी और स्थलीय भी थी, यानी दोनों अवस्थाओं में वो केवल एक्वेटिक यहाँ पर थी। इसके बाद वाली जो काल है उनमें स्थलीय की उत्पत्ति हुई। अभी तक केवल जलीय जंतु और पादप उत्पन्न हुए, ठीक है। अब इस काल को फिर 3 युगों में बांटा गया, निचला, लोअर, मिडिल और अपर। हिंदी में कहेंगे निचला, मध्य और ऊपरी, ठीक है। लोअर, मिडिल एंड अपर, इसको 3 काल के अंदर बांटा गया। इसके बाद जो पीरियड आया पैलेयोजोइक का दूसरा पीरियड है जो वो है ऑर्डोविशियन, ठीक है। मैंने जैसे बताया पीछे आपको, ये था ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन का एज क्या मानी गई है? ये 430 मिलियन ईयर पुराना है। 430 मिलियन ईयर, यानी लाख में हम इसको कह रहे हैं, मिलियन ईयर कह रहे हैं तो हम 430 लाख वर्ष पुराना इसको माना गया है। इसमें भी किसकी उत्पत्ति हुई है? इसमें भी समुद्री शैवाल हैं, इसमें भी फ्रेश वाटर एल्गी हैं, इन सब की उत्पत्ति मानी गई है। इसको भी 3 इपोक या युग में बांटा गया है, निचला, मध्य और ऊपरी, ठीक है। तो अभी तक स्थलीय पादपों की उत्पत्ति नहीं हुई है। इसके अलावा इसके अंदर इसमें कुछ कई बुक्स के अंदर मेंशन किया हुआ होता है कि कुछ फंजाई कवक भी उत्पन्न हुए, जैसे एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य। नेक्स्ट जो युग है वो है पैलियोजोइक ईरा का सिलूरियन काल। इसकी भी उत्पत्ति लगभग 350 मिलियन वर्ष पुरानी मानी गई है। यहाँ थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं, यहाँ पर ये जो एज है पैलेयोजोइक ईरा के ऑर्डोविशियन की वो 430 वर्ष है, ठीक है। और यहाँ पर ये है 350 वर्ष, 350 लाख वर्ष पुरानी इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और ये वो काल है जब स्थलीय पादप की उत्पत्ति हुई या उद्भव हुआ। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन फिर यहाँ बन गया। पैलियोजोइक ईरा के किस काल में? सिलूरियन काल में स्थलीय पादप उत्पन्न हुए। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे तब तक स्थलीय पादपों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि सिलूरियन जो है स्थलीय पादप या पौधे केवल सिलूरियन काल में ही प्रकट हुए, इससे पहले प्रकट नहीं हुए थे। अब नेक्स्ट जो काल है वो है डिवोनियन काल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट काल है। डिवोनियन काल में ये काल का जो वर्ष कितने वर्ष पुराना है? ये 315 लाख वर्ष पुराना है। इसके भी अपने 3 युग हैं। और इम्पोर्टेंट प्लांट कौन से हैं इसके? ये वो काल है जिसमें काष्ठीय भाग वाले स्थलीय पौधों का विकास हुआ। काष्ठीय यानी वुडी, यानी जाइलम का निर्माण होना, जाइलम फ्लोएम का निर्माण होना यहाँ पर शुरू हुआ। तो यहाँ पर टेरिडोफाइट्स उत्पन्न होने शुरू हुए। टेरिडोफाइट में लाइकोफाइट्स थे, साइलोफाइट्स, स्फिनोफाइट्स, फर्न, साथ में मॉसेस भी यहाँ पर बहुत ऐसे मॉसेस आएंगे ब्रायोफाइट्स में। तो इन सब की उत्पत्ति जो है वो इस काल की मानी जाती है। ये वो काल है जब इस काल के अनेक टेरिडोफाइट्स के फॉसिल्स, जीवाश्म जो हैं
वो अभी तक पाए जाते हैं, उनको खोजा गया है। इसके बारे में एक राइनिया जो आपके कोर्स में, उसको हम पढ़ाएंगे। फिर है पैलेजोइक ईरा। पैलेजोइक ईरा का नेक्स्ट पीरियड या काल कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग का पहला 1 नंबर का क्वेश्चन, ये वो काल था जब बीजीय फर्नी पौधों का विकास हुआ, जिसे हम कहते हैं टेरिडोस्पर्म्स। टेरिडो यूज़ होता है टेरिडोफाइट्स के लिए। स्पर्म मतलब बीज, यानी वो टेरिडोफाइट से जो बीज धारण करते थे। कहने का मतलब था ये लिंक थे बिटवीन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइट के बाद जब जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति हुई तो उनके बीज की कड़ी के रूप में इनकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया ना, पिछले वाले काल में क्या था, टेरिडोफाइट्स, ये सारे बताए मैंने आपको, टेरिडोफाइट्स की उत्पत्ति हुई। और इस काल में क्या हुआ कि टेरिडोफाइट्स के ऊपर बीज बनने शुरू हुए। टेरिडोफाइट्स के अंदर बीजाणु मिलते हैं, टेरिडोफाइट में बीज बने, यानी वो आगे चलकर फिर जिम्नोस्पर्म में कन्वर्ट हो गए, बीजीय पादपों में कन्वर्ट हो गए। इसका जो एज है, इन पादपों के जो एज है, ये 250 लगभग 225 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। यहाँ मिस हो गया है, 225 लाख वर्ष पुराना इसको माना जाता है। इसके भी 3 युग हैं, ये भी निचला है, मध्य है, ऊपरी है। और इस काल में जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स हुए वो बीजीय फंड, जैसा अभी मैंने बोला ना, वो फंड जो कि बीज धारण करते हैं। बी फंड यानी टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट में बीज नहीं होते, बीजाणु होते हैं। शंकुधारी अनावृति पौधे शुरू हो गए, यानी वो पौधे जिनमें कोन मिलते थे। अनावृत पौधे वो होते हैं जिनमें कि सीड ढके हुए नहीं मिलते, फ्रूट्स नहीं पाए जाते, उनका विकास होना शुरू हो गया। और ज़्यादातर इसके अंदर, इस युग में पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते थे, साइकेडोफिलिकल्स और लाइकोप्स, ये जो हैं वो टेरिडोफाइट्स होते हैं। तो यानी ये वो काल हो गया जहाँ पर कि बीजों की उत्पत्ति होना शुरू हो गई। क्या कहते हैं इसको, फिर दोहरा दूँ, एज ऑफ सीड फंड या बीजीय फंडों का युग। याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट आया पर्मियन काल। पर्मियन काल जो है वो, उसकी उत्पत्ति जो है वो 205 लाख वर्ष पुरानी मानी जाती है। तो 205 लाख वर्ष पुरानी है। इसके भी युग हैं, 3 युग हैं, लोअर है, मध्य है, अपर है। ठीक है, ये इस काल में पर्यावरण में परिवर्तन होने शुरू हुए। इस कारण जो है वो स्वाम्पी रीजन से मतलब होता है दलदली क्षेत्र विकसित हुए, जो इस प्रकार की काष्ठीय वनस्पतियों के प्रतिकूल थे। तो काष्ठीय वनस्पतियों की उत्पत्ति तो पहले कार्बोनिफेरस से शुरू हो गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये काष्ठीय पौधे पृथ्वी पर काफ़ी मात्रा में मिलते थे, तो वो जो कंडीशंस थी वो उनके प्रतिकूल हो गई। तो इस वातावरणीय परिवर्तन के फलस्वरूप जो अधिकतर काष्ठीय वनस्पतियाँ जो थीं वो बाद में कोयले में बदल गई, है ना। कोल या कोयला किसे कहते हैं, जब पादप दब जाते हैं, है ना, उनको जो पीट के फॉर्म में जब हम निकालते हैं। कोयले की खदानें के बारे में आप सुना होगा, तो सबकी वो सब जो हैं वो फॉसिल नहीं बन पाते, तो वो कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस काल के कुछ सदस्य जो कि किन्हीं कारणों से अगर बच गए तो उनका विकास, वो उनके मीज़ोजोइक महाकाल में, परिवर्तन काल में उन पौधों का विकास हो गया। यानी ये वो काल था जहाँ पर लुप्त होना शुरू हो गए सबनी क्रिप्टोगेम्स, यानी जो टेरिडोफाइट्स थे वो लुप्त होना शुरू हो गए। कुछ अनावृति पादप लुप्त होना शुरू हो गए, जैसे लिखा है ना मैंने, समनी क्रिप्टोगेम्स और अन्य लुप्त होना शुरू हो गए। यानी वातावरणीय कंडीशन कुछ ऐसी हो गई कि वो कोयले में परिवर्तित हो गए, और जो कोयले में परिवर्तित नहीं हुए फॉर्चुनेटली, तो वो जीवाश्म बन गए। तो इस काल के जीवाश्म भी काफ़ी पाए जाते हैं। तो इस तरह से अभी ये पूरा जो है वो पैलियोजोइक ईरा जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आज मैंने आपको कितना आर्कियोजोइक पढ़ाया, प्रोटेरोजोइक पढ़ाया और पैलियोजोइक पढ़ा दिया। ठीक है,
एक बार मैं रिमाइंड करा दूं, आर्केजोइक और प्रोटेरोजोइक ईरा जो है उसको प्रो कैम्ब्रियन ईरा कहते हैं, दोनों को मिला के। और पैलेजोइक उनमें कोई काल नहीं है, जबकि पैलियोजोइक ईरा जो है उस पैलियोजोइक ईरा के अपने 6 काल हैं: कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो बच्चों आपको ये सारे नाम याद करने पड़ेंगे। पैलेजोइक ईरा के जो 6 काल हैं उनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट मीसोजोइक ईरा, ठीक है। ये मीसोजोइक ईरा फिर 1 नंबर का क्वेश्चन के लिए आपके लिए पूछा जाता है। इसको एज ऑफ जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जो लुप्त हो गए थे जिम्नोस्पर्म पिछले पर्मियन काल में पैलेजोइक ईरा के, वो वापस बनने शुरू हुए। और वो जिम्नोस्पर्म जो हैं उसमें ज़्यादातर जो है वो साइकस, एज ऑफ साइकस भी इसको कहा जाता है, क्योंकि साइकेट्स जो हैं, साइकस के तरह के जो पौधे हैं वो इसमें वापस धीरे धीरे बनने शुरू हुए, ठीक है। अब इसको भी 3 पीरियड्स में बांटा गया है: ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिस्टेशियस। तो फिर ये भी नाम तीनों आपको याद करने पड़ेंगे। अब हम ले लेते हैं ट्राइसिक। 180 लाख वर्ष पुराना इसका काल माना गया है। इसके भी 3 युग हैं। और इस ट्राइसिक काल में जो इम्पोर्टेंट पादप मिले, या हम ये कहें कि ट्राइसिक में जो हैं वो ज़्यादातर साइकेट्स, अभी मैंने बोला था ना मीसोजोइक ईरा के, तो साइकेट्स की उत्पत्ति साइकस की तरह, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, साइकस की तरह के जो पौधे थे वो उत्पन्न होने शुरू हो गए। और इस काल में अनेक कोनिफर्स और आवृत बीजी पादपों की भी उत्पत्ति हुई, परंतु उनकी जो संख्या थी वो साइकट्स की तुलना में बहुत ही कम थी। तो अगर इस काल को एज ऑफ साइकेट कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी मैंने एज ऑफ साइकेट्स किसको बोला था? मीसोजोइक काल को, ठीक है। तो मीसोजोइक काल को में क्यों एज ऑफ साइकेट्स जो हुआ, क्योंकि वहाँ पर उसका जो पहला काल था ट्राइसिक काल, उस ट्राइसिक काल के अंदर साइकेट्स ज़्यादा उत्पन्न हुए, इसलिए उसे एज ऑफ साइकेट्स भी कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, एज ऑफ साइकेट्स इसको कहा जाता है। इसके बाद जुरासिक काल, इम्पोर्टेंट काल है ये भी। जुरासिक नाम सुना होगा, एक मूवी भी आई थी जुरासिक पार्क। जो डायनासोर्स जो हैं वो, उनकी उत्पत्ति जो है वो इस काल की मानी जाती है, अगर हम जीवों की बात करें तो ये 150 लाख वर्ष पुराना है। इसके भी 3 युग हैं। और इस काल में लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न, अब ये सब मैं आगे आपको टेरिडोफाइट्स वगैरह जब पढ़ाऊंगी, और कोनिफर्स पौधों की संख्या में वृद्धि होनी शुरू हो गई, और वो इस काल की मुख्य वनस्पति के रूप में पनप गए। साथ में साइकेड्स, गिंगोएलिस, आवृतबीजी पादप हुए। बीज युक्त फंड भी अभी हमने पीछे पढ़ा था, वो फंड जिनमें बीज पाए जाते हैं वो भी इस समय पृथ्वी पर बहुत ऐसे मिलते थे। तीसरा इसका मीसोजोइक ईरा का काल है क्रिस्टेशियस काल, जो कि 125 लाख वर्ष पुराना है। इसके भी 3 युग हैं। इसके 2 युग हैं, लोअर और अपर, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट काल है। और इसमें लोअर काल के अंदर जो जिन पौधों की उद्भव माना जाता है वो फर्न और साइकेट्स के पादप हैं। और अपर के अंदर ज़्यादातर आवृत बीजी पादप यानी मीसोजोइक ईरा का जैसे ही अंत होना शुरू हुआ, एंड अपर इसका एंड हुआ ना, जैसे क्रिस्टेशियस इसका तीसरा काल था, तो जैसे ये काल यहाँ ख़त्म होना माना जा रहा है इसका, तो वहाँ पर एंजियोस्पर्म्स या आवृत बीजी पौधे जो हैं उनकी उत्पत्ति होना शुरू हो गई। तो इस काल में सिलिकेसी, मोरेसी, लॉरेसी जो लोअर एंजियोस्पर्म पादप हैं, जो लोअर कुल वाले पादप हैं, उनमें वृद्धि होना शुरू हुआ। और इस काल के अंत में जो एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी वनस्पतियां थी वो प्रभावी हो गई, और उन प्रभावी वनस्पतियों में ओक है, मेपल है, एल्प है, चिनार हैं, उनके बड़े बड़े वन पाए जाते थे।
इसके बाद आता है लास्ट सीनोजोइक ईरा, ठीक है, जो सीनोजोइक ईरा को जो इस एज ऑफ एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। फिर यहाँ पर आपके लिए आ गया 1 नंबर का क्वेश्चन। इसको 2 पीरियड्स में बांटा गया है, जो आपको याद रखना है, टर्शियरी और क्वार्टरनरी, तृतीयक और चतुर्थक। और ये वो महाकल्प है जिसमें पुष्पी पादपों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई और वनों के क्षेत्र भी धीरे धीरे बढ़ते गए। यानी इस महाकल्प में जो जितने भी बर्फ़ से ढके हुए, बर्फ़ से पर्वत श्रेणियाँ थीं, जिसमें शामिल था एशिया में हिमालय, यूरोप में एल्प्स का आपने नाम सुना होगा, उसका वहाँ विकास हुआ। इसके फलस्वरूप जो गर्म हवाओं का प्रभाव समाप्त हो गया, ध्रुवों पर बर्फ जमनी शुरू हो गई। इस महाकल्प में जो पुष्पी पादपों की संख्या में अत्यधिक इसलिए वृद्धि हुई, वन क्षेत्र बढ़ते गए। इस समय पृथ्वी पर टेम्परेट शीतोष्ण और ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का विकास हुआ और वातावरणीय परिवर्तनों के कारण एंजियोस्पर्म धीरे धीरे ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर उनका मूवमेंट शुरू हो गया और उनका जो मूवमेंट या जिनका मूवमेंट नहीं हो सका या प्रतिस्थापन नहीं हो सका, वो पादप जो हैं वो लुप्त हो गए, वो खत्म हो गए। तो एंजियोस्पर्म में शाकीय प्रवृत्ति के पौधों का विकास सबसे अंत में हुआ और धीरे धीरे उन्होंने प्रमुख वनस्पति का स्थान प्राप्त कर लिया। ये पादप आज भी पृथ्वी की प्रमुख वनस्पति का हिस्सा हैं। तो सीनोजोइक ईरा आज से हम मानते हैं उस सीनोजोइक ईरा को, जो कि 60 लाख वर्ष पुराना जैसे है, तो उसको यहाँ पर माना जाता है। तो इससे क्या पता चला, सीनोजोइक ईरा में जो वन बने, पुष्पीय पादप बने, तो उनमें जो काष्ठीय पौधों का विकास तो पहले ही हो गया था। तो सबसे जो लेटेस्ट विकास है पादपों में, वो किनका है? एंजियोस्पर्म के शाकीय पौधों का। तो ये हमेशा याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म के जो शाकीय पौधे हैं, हर्बेशियस है ना, हर्बेशियस जिन्हें हम कहते हैं शाकीय, जो शाकीय पादप हैं, उन शाकीय पादपों की उत्पत्ति अगर आज से हम देखें तो वो सबसे पहली है ना, और पुराने काल से देखें तो सबसे अंत में। तो सबसे अंत में जिनकी उत्पत्ति हुई वो एंजियोस्पर्म के शाकीय पौधों हैं। तो शाकीय पौधों को प्रगत प्रकार का माना जाता है और काष्ठीय पौधों को उससे प्रिमिटिव माना जाता है। सीनोजोइक ईरा का पहला काल टर्शरी काल, जिसकी उत्पत्ति 60 लाख वर्ष पुरानी मानी गई है। इसके अपने युग हैं, इकोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और पैलियोसीन, जिनकी अपनी अपनी वनस्पति हैं। यहाँ पर वृक्ष और घास स्थल बने, या ऊंचे वृक्षों की प्रधानता थी या घास स्थलों की प्रधानता हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, जो 2 चीज़ें यहाँ थी वही 2 चीज़ें वही यहाँ पर रही, तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर वापस घास के मैदान यहाँ पर उत्पन्न हुए। इसका जो क्वाटरनरी ईरा था, जो कि बहुत ही कम वर्ष, आज से अगर माने तो 4 लाख वर्ष पुराना ही है। प्लीस्टोसीन इसका एक युग है और होलोसीन इसका दूसरा युग है। प्लीस्टोसीन में कौन से पौधे थे? ऊंचे वृक्षों की संख्या में कमी होने लगी और किसकी उत्पत्ति हुई? अभी मैंने बताया था ना, शाकीय पौधे जो हैं वो सबसे एंड में उत्पन्न हुए। तो और सबसे शाकीय पौधे सबसे प्रमुख वनस्पति हो गए होलोसीन युग में। तो सीनोजोइक ईरा जो है, सीनोजोइक ईरा में शाकीय पादपों का विकास माना जाता है। और सीनोजोइक ईरा को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया, एज ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स प्रमुख वनस्पति के रूप में पृथ्वी पर पाए जाते हैं सीनोजोइक ईरा में, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं बुक्स के बारे में बताऊंगी। तो 2 तरह के पब्लिकेशन, अच्छे पब्लिकेशन जो हैं आपके, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। वो पहला पब्लिकेशन तो आप देख रहे हो, रस्तोगी पब्लिकेशन का है, मेरठ का पब्लिकेशन है। इसकी बुक निकलती है वनस्पति विज्ञान नाम से, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है ये टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी। यानी ये फर्स्ट ईयर का आपका जो प्रथम वर्ष है, उस प्रथम वर्ष के 3 पेपर मैंने आपको शुरू में कल बताए थे ना, जब बताया था कि मैं 3rd पेपर लूँगी, तो आपके 3 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर
थर्ड। तो ये तीनों ही पेपर आपको एक मोटी किताब के अंदर मिलेंगे जिसके ऑथर हैं सिंह, पांडे और जैन। तो ये एक मोटी किताब अगर आप ले लोगे तो आपका पूरा बॉटनी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस कवर हो जाएगा। दूसरी जो बुक है वो है आरबीडी पब्लिकेशन, रमेश बुक डिपो का पब्लिकेशन है। इस रमेश बुक डिपो के पब्लिकेशन में, जो कि जयपुर से पब्लिश होती है, इसके अंदर आपको आपके तीनों पेपर की बुक अलग अलग मिलेंगी। आपके पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड की अलग अलग बुक आएंगी। ठीक है, तो ये जो मैं बुक बता रही हूँ, जो पेपर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो है पेपर थर्ड। अब मैंने बताया था पेपर थर्ड का नाम टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और पैलियोबॉटनी है ना। तो ये है, इसमें त्रिवेदी, शर्मा, बोरा, धनखड़ इसके ऑथर हैं। तो ये बुक आपको 3 खरीदनी पड़ेंगी, तीनों पेपर के लिए अलग अलग। तो ये 3 बुक लेनी पड़ेंगी अगर आप इसको लेना चाह रहे हो, और अगर आप इसको लेते हो तो आपको केवल एक बुक लेनी पड़ेगी, और इस एक ही बुक में पूरा आपको कवर हो जाएगा सिलेबस आपका फर्स्ट ईयर का। ठीक है, तो इस तरह से जो आपको पढ़ाया गया है उसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि कॉलेज में आपका ये फर्स्ट ईयर है, शुरुआत है आपकी। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में बहुत अंतर होता है, पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है। तो आप थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए पढ़ने के लिए, जिससे आप अच्छे से उसको समझ सकें। ठीक है, अगर कोई भी वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में, वीडियो का जो कमेंट बॉक्स होता है, आप पर्सनल व्हाट्सएप मत कीजिए वीडियो से रिलेटेड किसी भी लेक्चरर का, क्योंकि मैं आपकी इस ग्रुप की मेंटर हूँ। तो मुझे जो वीडियो दूसरे लेक्चर्स के मेरे पास प्राप्त होते हैं उनको आगे फॉरवर्ड करती हूँ। ठीक है, तो उन वीडियोस के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मेरा काम केवल उनको फॉरवर्ड करना है इस ग्रुप में, क्योंकि मैं इस ग्रुप की मेंटर हूँ, एडमिन हूँ। ठीक है, तो आपको जिस भी लेक्चरर के लेक्चर से, वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, या आपको कोई सजेशन देना है, या आपको जो भी आपका जो कमेंट है वो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिए, मुझे व्हाट्सएप मत कीजिए। ठीक है, तो किसी भी लेक्चरर के वीडियो के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू।